अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम। अच्छा, हमने पिछली दफा पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। कुछ थोड़ा सा याद है? यस मैम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर जो है कोई बताएगा क्या क्या था? मैम उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम बेसिकली पढ़े उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है उसके अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो पेरिफेरीज में चल जाती है आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि नर्व्स वगैरह आती है उसके अंदर, गैंग्लियन आते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं।
दो तरह की हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा सुबैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सॉरी, जो सुबैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। सुबैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंटरीली कंट्रोल है उसके अंदर हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो आ जाते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हमने दो डिविजन में डिवाइड किया था, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो फाइट फ्लाइट फ्लाइट, जो फाइट फ्लाइट फ्लाइट, यानी फ्लाइट डरेंगे आप, या तो आप फाइट कर लेंगे या आप फ्लाइट कर जाएंगे वहां से। और पैरासिम्पैथेटिक था रेस्टिंग स्टेट, रेस्ट और डाइजेशन, जब आराम रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसके अंदर थोरैकोलम्बर रीजन जो था वो पार्टिसिपेट कर रहा था। और जो पैरासिम्पैथेटिक था उसमें क्रेनियोसैक्रल रीजन जो था, हमने जो सब स्पाइनल कॉर्ड थी उसको कुछ डिवाइड किया था रीजन्स के अंदर, जिसमें सर्वाइकल था, थोरैसिक था, लंबर था और हर किसी से नर्व्स निकल रही थी। तो टोटल 5 डिविजन्स की थी हमने स्पाइनल कॉर्ड की, और उसके अंदर जो नर्व्स निकली थी वो 31 पेयर ऑफ नर्व्स, यानी दोनों साइड से नर्व्स निकलेंगे। पहले आपको बताया था कि कोई भी सिचुएशन होगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रेट करेगा। उसमें लंबिक रीजन था जो हमारे इमोशनल स्ट्रेस को, फिजिकल स्ट्रेस को, पेन को इंटरप्रेट करा था। कोई पास्ट मेमोरी थी, उसके मुख्तलिफ रीजन थे। सेरिब्रम जो मिड ब्रेन होता है उसके अंदर, वो उनसे जो है एफरेंट और इफरेंट दो हमने पढ़ी थी। एफरेंट नर्व जो होंगी वो उसको मैसेज देंगी सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम लंबे रीजन में, फिर वहां से हाइपोथैलेमस को जाएगा जहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर तो फाइट फ्लाइट वाली सिचुएशन है, फ्लाइट फाइट फ्लाइट वाली, तो फिर आप जो है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डोमिनेंट आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक में। और अगर रिलैक्सिंग स्टेट है और डाइजेशन हो रही है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेंट आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, जो हमारी जितनी भी एफरेंट और इफरेंट की बात हुई थी, तो इफरेंट वो होती है जो अफेक्टर ऑर्गन्स तक जाती हैं, और एफरेंट वो होती है जो कि इंपल्सेस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाँ ये गलती कर दी थी तूने। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? नो मैम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो हमने पढ़ा था कि जो हार्ट होता है उसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा जो है उस सिचुएशन में डायलेशन ऑफ द प्यूपल हो जाएगा, खौफ के मारे जो आंखें निकल आती हैं, डायलेशन ऑफ द प्यूपल हो जाएगा। उसके अलावा जो यूरिनेशन वगैरह वो खत्म हो जाती है, उसकी अर्जेंसी नहीं रहती सिंपैथेटिक सिस्टम में। आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डाइजेशन की वो कम हो जाती है। ये सारी चीजें इसमें पड़ेगी। उसके अलावा ग्लैंड्स जो स्क्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा सिंपैथेटिक सिस्टम का? ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा। जब आप कोई सिचुएशन ऐसी देख रहे हैं कि जिसमें दौड़ना पड़ रहा है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो था उसके अंदर ग्लैंड्स आते थे, स्मूथ मसल्स आते थे और कार्डिक मसल्स आते थे। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम था उसके अंदर आपका स्केलेटल मसल्स आते थे। इसके अलावा हमने पढ़े थे रिसेप्टर्स होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जब हाइपोथैलेमस कहेगा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए या फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए,
तो क्या होगा कि इम्पल्सिस स्पाइनल कॉर्ड में आएंगी। अब स्पाइनल कॉर्ड से वो जाएंगी डिफरेंट रीजन्स में, ऑर्गन्स को उसमें जाकर ऑर्गन्स को जो है उन्होंने एक्टिवेट करना है। तो वो किस तरह करेंगी, वो जाएंगी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकालेंगी। अगर तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेल बॉडीज पड़ी होती हैं थोरेसिक और लंबर रीजन में, वहां से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे। वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो एसिटाइलकोलिन प्रोडक्शन करेंगे और कहाँ जाएंगे, गैंग्लियन तक जाएंगे, प्री गैंग्लियोनिक गैंग्लियन तक जाएंगे और फिर गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे। ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। जी अभी तक कोई क्वेश्चन? तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो गैंग्लियन तक जाएंगे, गैंग्लियन से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे जो कि ऑर्गन तक जाएंगे, अफेक्टेड ऑर्गन तक। ये सारी चाहिए इफरेंट आर्टरी हैं। एक एफरेंट हमने पढ़ा था और इफरेंट। एफरेंट जो है वो मैसेज लेकर गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और इफरेंट जो होती है वो अफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचती है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर डायरेक्ट एड्रिनल मेडल्ला को भी जा सकती है जहां से वो एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा और वो एपिनेफ्रिन ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स पर अफेक्ट करेगा। इसी तरह जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले थे सिंपैथेटिक सिस्टम में वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्टली। कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर एक स्टेटमेंट है आपके पास कि द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ इफरेंट न्यूरॉन्स, तो ये बात सही है या गलत है? कोई आइडिया? मैम स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा। The autonomic nervous system is composed entirely of efferent neurons. देखिए, जो आपका एफरेंट न्यूरॉन्स थे उनसे जो इम्पल्सेस जा रही थी वो आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो आपके विजुअल, मैंने आपको बताया था कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जैसे जिसमें डॉग आ गया सामने, कुत्ता आ गया, वहां पे भागना है देखकर, फाइट फ्लाइट फ्लाइट वाली सिचुएशन हो गई है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंटरप्रीट करेगा। इंटरप्रीट कैसे करेगा कि एफरेंट नर्व जो होंगी वो आपको बताए लेकर जाएंगी मैसेज। ऑडिटरी कॉर्टेक्स विजन कॉर्टेक्स से वो जाएंगी लंबर रीजन के अंदर और वहां ये एफरेंट होंगी, एफरेंट। और इफरेंट होंगी जो ये प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक के इफरेंट फाइबर्स होंगे, यानी ये मसल को जाएंगे आपके। तो इसमें क्या ये स्टेटमेंट अब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो पूछ रहे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ इफरेंट न्यूरॉन्स। ये बात किसी को समझ आई है? नो मैम फॉल्स है ये स्टेटमेंट, यस मैम फॉल्स है क्योंकि एफरेंट भी ट्रू है ये स्टेटमेंट। इसको देखें, जब आपकी कोई सिचुएशन हुई थी जिसमें कोई खौफनाक सी सिचुएशन होगी जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेट हो रहा है, सिंपैथेटिक डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो अब जितनी भी हमें पहले, जैसे अगर मैंने कहा कुत्ता भौंकेगा, ठीक है, बार्किंग की आवाज आएगी उसकी,
तो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, उसको जो ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो रीजन ऑडिटरी है, वो सुनेगा कि ये बार्किंग हो रही है। इसी तरह विजुअल कॉर्टेक्स देखेगा उस चीज को कि क्या चीज है। फिर उसके बाद इसी तरह मेमोरीज आ जाएंगी पुरानी, याद आएगा हमें कि ये वो चीज है, ये डॉग है, हमने पहले डॉग देखा होगा तो हमें याद आ जाएगा कि ये तो डॉग है। फिर अगर उसने बाइट कर लिया तो पेन और टच की स्टिमुलेशन वहां पर होंगी आपके जो ब्रेन के सेरिब्रम के अंदर। अब जो ये इम्पल्सिस जो यहाँ से जनरेट होंगी वो एफरेंट न्यूरॉन्स की होंगी। एफरेंट न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लंबर रीजन को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरप्रीट कर रहा है उन इम्पल्सिस। ठीक है, तो हमारी विजुअल आंख से, आंख का जो पीछे ब्रेन में होता है विजुअल कॉर्टेक्स, इसी तरह सुनने का ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इसी तरह पेन वगैरह, उनसे जो फाइबर जा रहे हैं वो एफरेंट फाइबर्स हैं, ए से एफरेंट। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटरप्रीट किया और उसके अगेंस्ट इम्पल्सिस जनरेट हुए हैं, तो वो जो इफरेंट फाइबर्स निकलेंगे जो आपके अफेक्टेड ऑर्गन को जाएंगे, वो इफरेंट फाइबर्स होंगे आपके जो इफरेंट फाइबर्स होंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हुई है, जाहिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने तो उसको इंटरप्रीट कर लिया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक रोल था एफरेंट फाइबर्स का। अब आगे इफरेंट फाइबर्स एक्टिवेट हो गए। इफरेंट फाइबर्स जो आपका सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगी वो इफरेंट फाइबर्स के थ्रू एक्टिवेट होंगे। इफरेंट फाइबर्स जब अफेक्टेड ऑर्गन को जाएंगे तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ आई इसकी कुछ? मैम आपने अभी जो स्टेटमेंट हमें बताई थी उसमें ये था ना कि ऑटोनॉमिक में सिर्फ यानी इफरेंट फाइबर्स होते हैं, वो एंटायरली इफरेंट फाइबर्स पे कंपोज होता है, ये थी ना स्टेटमेंट? ये थी स्टेटमेंट। तो फिर मैम ये फॉल्स नहीं होनी चाहिए? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पहले एफरेंट फाइबर्स जाएंगे तो फिर ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इफरेंट फाइबर देने हैं ना, तो उसमें एफरेंट भी तो है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑटोनॉमिक की बात हो रही है ना, तो ऑटोनॉमिक में तो दोनों एफरेंट भी है और इफरेंट भी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वहां से शुरू हुआ है जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ठीक है, ऑटोनॉमिक जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था। जब जी ब्रेन तक मैसेज आ गया, ब्रेन तक किसने मैसेज पहुंचाया? एफरेंट फाइबर्स ने, एफरेंट जी न्यूरॉन्स ने। ठीक जी है, अब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे एक्टिवेट होगा जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करेगा या आपका ओके सिंपैथेटिक एक्टिवेट करेगा। तो जब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी तो वहां इफरेंट न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, यानी जो ओके प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एक्टिवेट होंगे वो इफरेंट हैं, यानी वो ओके अफेक्टेड ऑर्गन पर जा रहे हैं। ओके मैम, ठीक है, आप समझ लग गई है। मैम और जब सेंट्रल आप नर्वस सिस्टम से को नहीं समझ आई? मैम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचेंगे फाइबर्स, उससे पहले कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है जब एक्टिवेट नहीं होगा, उसकी जगह कौन सा होगा जब एफरेंट फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगे? जब फाइबर्स, एफरेंट फाइबर्स, पहले आपके क्या था, जो सेंसरी ऑर्गन जैसे विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो फाइबर्स जा रहे हैं पेन फाइबर्स और टच फाइबर्स या मेमोरीज जो जा रही हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जा रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खास लंबिक रीजन होता है जहाँ पर जा रही है, तो वो फाइबर्स कौन से हैं? एफरेंट फाइबर्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एफरेंट फाइबर्स ने एक्टिवेट कर दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंटरप्रीट कर लिया कि ये चीज है ये और हमें दौड़ना है। ठीक है, अब वो मैसेजेस देगा मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, वहां पर वो क्या रिलीज करवाएगा? एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन भी कहेंगे या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन होता है ना उसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब वो रिलीज करवाना है ताकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो या फिर पैरासिम्पैथ। अब कोई सिचुएशन देखिए, दो ही चीजें हो सकती हैं, या सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा
या फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोनों सिचुएशंस में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंटरप्रेट कर दिया, उसका रोल वहीं पर रह गया। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं जो प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक है। अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिंपैथेटिक भी हो सकते हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकते हैं। इसी तरह पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिंपैथेटिक भी हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकते हैं। तो बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, डिवीजन जो थी आपकी। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इफरेंट न्यूरॉन्स वहां पर, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंटायरली इफरेंट न्यूरॉन्स होंगे उनके अंदर। यानी अब आपकी इम्पल्सिस ने जो अफेक्टेड ऑर्गन तक जाना है। अब आपने दौड़ना है या आपने एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन रिलीज करनी है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्टेड हो जाएंगे आपके जो इफरेंट इम्पल्सिस हैं, इफरेंट न्यूरॉन से निकलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। कोई एक स्टूडेंट था जिसने कहा था मुझे सबक आ गई है, तो अगर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे शायद आपकी बात इनको समझ आ जाए। मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ आप बताएं जरा, मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैम ट्रू। अब आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्यों ट्रू है, ताकि मैम ट्रू ये है कि मतलब कोई भी अगर कंडीशन हुई है तो हमारी बॉडी ने मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाया, कोई भी हम लोगों ने कंडीशन देखी है तो उस तरह जो जा रहे होंगे वो एफरेंट फाइबर्स जाएंगे। अब एफरेंट फाइबर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको इंटरप्रेट करेगा और फिर आगे जो है वो डिसाइड करेगा कि ये सिंपैथेटिक कंडीशन है या पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है। तो वहां पे जो है ना वो फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब एफरेंट फाइबर्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट होता है। तो फिर जब उसमें से फाइबर जाएंगे कि सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है तो उसमें ज़ाहिर इफरेंट फाइबर्स जाएंगे मसल्स तक और मतलब आगे डिफरेंट ग्लैंड्स तक। तो फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो सारे हमारे मतलब इफेक्टर ऑर्गन में उसके फाइबर जाएंगे तो वो सारे इफरेंट फाइबर्स होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब आपके हार्ट के ऊपर आगे पड़ा था अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 होते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेट हो गए। बीटा 3 रिसेप्टर्स फैट सेल्स के ऊपर होते हैं। मैम मैम ये हमें ना स्लाइड शो हो रही है या एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स वाली, आप यही पढ़ा रही हैं या अभी कुछ पिछला लेक्चर है? रिपीट कर रही थी वो बस सिर्फ एक छोटी सी बात कि बीटा 3 ओके रिसेप्टर वो फैट सेल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। बीटा 3 रिसेप्टर्स हो गए, जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि भागना है या खौफ, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, तो लाइपोलाइसिस होगी जो बीटा 3 रिसेप्टर्स के ऊपर होती है। बीटा 3 रिसेप्टर क्योंकि फैट सेल्स के ऊपर होते हैं, तो वहां पर जो जब रिलीज होगा जब आपको भागना होता है सिचुएशन में एनर्जी चाहिए होती है, तो हमारे जो लाइपोलाइसिस होगी वहाँ फैट ब्रेक डाउन होगा। ये बीटा 3 रिसेप्टर जो है वो उनकी वजह से लाइपोलाइसिस होगी, ठीक है। हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम में अल्फा 1 रिसेप्टर से, अल्फा 2 रिसेप्टर से, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर से। अब हम पढ़ रहे हैं एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। हमने पिछले जो पढ़े थे वो सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स पढ़ी थी। सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स वो वाली ड्रग्स थी जो सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह ही जिनका काम कर रही थी, लाइक सिंपैथेटिक सिस्टम, यानी वो सारे वो उनके इफेक्ट्स वो होंगे, रिस्पांस वो देंगी जो सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा था। सिंपैथेटिक सिस्टम प्यूपल डायलेशन कर रहा था, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है आपके स्लाइवरी प्रोडक्शन कम कर रहा था, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ कर रहा था। सिंपैथेटिक सिस्टम में आगे शायद आया भी हो, पैरासिम्पैथेटिक, किसी का पैरासिम्पैथेटिक या ऑपोजिट सिम्पैथेटिक होगा। जैसे पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्शन, प्यूपल जो होगा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिम्पैथेटिक में प्यूपल डायलेट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक में लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और सिम्पैथेटिक में यहाँ पर डायलेशन हो जाएगी, डिक्रीज सिक्रीशन हो जाएगी। हार्ट के ऊपर क्या होगा, हार्ट रेट पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में हार्ट रेट डिक्रीज होगा
और सिंपैथेटिक में हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो है पैरासिम्पैथेटिक में डायलेट हो गई, यहाँ पर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, लेकिन सिंपैथेटिक में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसी तरह जीआईटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स इंक्रीज होगी, इसके अंदर सिक्रीशंस इंक्रीज होगी, डाइजेशन होगी पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक में डाइजेशन नहीं होगी, आप खाना शाना सब भूल जाएंगे और दौड़ेंगे। फिर ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, यूरिनेशन होगी पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक में यूरिनेशन की ऐसी सिचुएशन में जरूरत नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड इंक्रीज सलाइवेशन होगा, सलाइवा आराम से प्रोड्यूस होगा, फूड की डाइजेशन अच्छी करेगा, लेकिन वो पैरासिम्पैथेटिक में होगा। सिंपैथेटिक में उसके ऑपोजिट क्या होगा कि सिंपैथेटिक में ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी, सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा। ये सारे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस होता है, इनके ऑपोजिट जो करेंगे वो सिंपैथेटिक होंगे। ठीक हो गया? Yes, ma'am. ये बस याद रखिए, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, ये याद रखना। अच्छा, अब ये सिंपैथेटिक पाथवे और एक पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, इन्होंने बताया कि हम बात करें जब स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरीज निकल चुकी, ये है इफ्रेंट फाइबर्स जो कि आपके अफेक्टेड ऑर्गन तक जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो पीछे रह गया, ब्रेन ने इंटरप्रेट कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इम्पल्सेस आ गई, अब सिंपैथेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कुछ भी एक्टिवेट होगा। अब सिंपैथेटिक सिस्टम ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंटरप्रेट कर लिया इसने। ठीक है, जब ये हो जाए तो उसके बाद अब ये क्या है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से फाइबर्स निकलेंगे। अब ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक होंगे, गैंग्लियन से पहले, और इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा, एसिटाइलकोलिन निकलेगा सिंपैथेटिक के अंदर, और पैरासिम्पैथेटिक में भी एसिटाइलकोलिन निकलेगा। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या लेकर जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों में एसिटाइलकोलिन जाएगा। फिर जब सिंपैथेटिक के देखिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स शॉर्ट है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग है, ज्यादा है, बड़े लंबे। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दोनों के जो है वो एसिटाइलकोलिन लेकर जा रहे हैं। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो यहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे जिनके ऊपर जाकर कोलिनर्जिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन पर जाकर एक्ट करेंगे दोनों में। अब यहाँ इसका यहाँ पर ये जो है अब एड्रिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, यानी कि अब ये एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एड्रिनलिन, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करने के लिए। अफेक्टेड ऑर्गन जहां पर टारगेट है वहां पर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स लगेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम में, तो ये एड्रिनलिन प्रोड्यूस करेगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक इसके मुकाबले में देखा जाए तो वहां पर एसिटाइलकोलिन ही जाकर आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन ही लेकर जाएंगे। वजह ये कि यहाँ पर जो रिसेप्टर थे वो एसिटाइलकोलिन के थे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या निकोटिनिक रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं। लेकिन आगे जहाँ पर टारगेट तक जब उन्होंने जाना था तो वो कौन से रिसेप्टर्स थे हमारे पास, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो इसलिए सिंपैथेटिक सिस्टम में एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है। इसके मुकाबले में पैरासिम्पैथेटिक में अगर यहाँ पर जो है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है या निकोटिनिक रिसेप्टर्स है गैंग्लियन के ऊपर, तो जब हम अफेक्टेड ऑर्गन जहाँ पर इफेक्ट करना था वहां पर भी कोलिनर्जिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं, तो यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो जा रहे हैं उनमें एसिटाइलकोलिन ही रिलीज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एड्रिनलिन रिलीज कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? Yes, ma'am. मैंने ये आपको दिखा भी देती हूँ। आपको क्या बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, ma'am.
बोर्ड नजर आ रहा है पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये? यस मैम। यस मैम आ रहा है। Yes. अच्छा, ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, इसमें हमने जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है नजर आ रहा है, ये एएनएस तो लिखा हुआ है। यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक्टिवेट हो, दोनों सिस्टम होते हैं, दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है उसमें क्या हुआ है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो रिलीज हो गए, छोटे फाइबर्स हो गए, ठीक है। ये क्या लेके जा रहे हैं, एसिटाइलकोलिन लेके जा रहे हैं। जो पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक है उसके भी प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन ही लेकर जाएंगे यहाँ पर। ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन ही लेकर गए। लेकिन यहाँ फॉर एग्जांपल ये गैंग्लियन है, अब गैंग्लियन के ऊपर जाकर ये वाले फाइबर्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो रिसेप्टर थे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर थे गैंग्लियन के ऊपर, ये एसिटाइलकोलिन के जाकर इनके साथ बाइंड कर देगा। यहाँ पर भी यही रिसेप्टर थे गैंग्लियन के ऊपर, कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तक ये एसिटाइलकोलिन दोनों में बाइंड करेगा। लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में जो है वो यहाँ पर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आते हैं सिंपैथेटिक में, तो यहाँ पर एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन ये दोनों रिलीज होंगे। और जो पैरासिम्पैथेटिक है इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स वही है, एसिटाइलकोलिन ही कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मस्कुरेनिक रिसेप्टर या इन्हें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ही कहते हैं जो यहाँ पर है। यहाँ तक समझ आ गया? Yes, ma'am. यानी पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्टिन्यूसली एसिटाइलकोलिन प्रोडक्शन होगी पैरासिम्पैथेटिक में, और लेकिन सिंपैथेटिक में पहले एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो वो गैंग्लियन तक गया तो एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बाइंड होते हैं, तो इसलिए वहां पर एसिटाइलकोलिन नहीं जाता सिंपैथेटिक में। अच्छा, जो आपका सोमैटिक सिस्टम होता है ना, सोमैटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ हमने कहा सोमैटिक भी है, वॉलंटरीली जो हमारे कंट्रोल में है। सोमैटिक में गैंग्लियंस नहीं होते, डायरेक्ट जो जाती है इम्पल्सेस वो स्केलेटल और उसको जाएंगी स्केलेटल मसल्स को, उसमें ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स वाला चीज नहीं होती, उसमें गैंग्लियन नहीं होते। जैसे ये इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, उसमें ये चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर सब बड़े जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को नेगेटिव इफेक्ट हो वो ब्लॉक करें, उनको एंटागोनिस्ट कहेंगे या सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स कहेंगे। ये ब्लॉक करेंगे रिसेप्टर्स को, ब्लॉक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर साइट्स। अगर नॉन सिलेक्टिव है तो अल्फा और बीटा दोनों पर इफेक्ट होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। एक्टिंग ऑन द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। जो ड्रग्स होती है वो या तो डायरेक्टली एक्टिंग होती है या इनडायरेक्टली एक्टिंग होती है या फिर मिक्स्ड होती है। डायरेक्टली एक्टिंग इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होगी कि ड्रग्स एनहांस रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन। यानी जो ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे नॉरएपिनेफ्रिन, अगर हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम में नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज कर रहा है, तो अगर वो नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह को अफेक्ट करिए तो वो इनडायरेक्ट ड्रग्स है। लेकिन अगर वो ड्रग्स जो है वो हमारे रिसेप्टर जो था जिसके ऊपर जाकर एसिटाइलकोलिन या एड्रीनलिन लगना था उनको अफेक्ट कर रही है तो वो डायरेक्ट है। और मिक्स्ड वो होंगी जो रिसेप्टर को भी अफेक्ट कर देती है और जो आपकी रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को या रिलीज ऑफ एड्रीनलिन को भी अफेक्ट कर रही है। मुझे कोई चीज समझ इसमें कोई चीज जो पूछी हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की?
नो मैम ठीक है। डायरेक्टली ड्रग्स वो थी जो रिसेप्टर के ऊपर अफेक्ट कर रही थी, और इनडायरेक्ट ड्रग्स वो थी जो हमारे रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन पैरासिम्पैथेटिक और नॉरएड्रेनालिन इन सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, यानी उन पर अफेक्ट कर रही है। अच्छा, अब इसके ये बताया है कि ये जो एंटागोनिस्ट है ये ब्लॉक कर देंगे अल्फा या बीटा रिसेप्टर को। सिंपैथेटिक का हमने कहा कि अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो ड्रग्स इनको ब्लॉक करेंगी और रिस्पांस नहीं होने देंगी वो एंटागोनिस्ट ड्रग्स होंगे। इनको सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं, यानी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था उस पर सिंपैथेटिक डिवीजन को कम कर रही है, उनको इफेक्ट को कम कर रही है ड्रग्स। तो ये क्या है, इनको सिंपैथेटोलाइटिक कहते हैं। लेकिन जो ड्रग्स पॉजिटिव इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर, वो ड्रग्स सिंपैथेटोमिमेटिक कहलाती है या एगोनिस्ट कहलाती है, जो हमने पहले पढ़ी थी। अच्छा, अब ये क्या है कि ब्लॉक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर साइट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक्टिंग कैन बी, और इनका यूज का कार्डिक एरिथमियास, हाइपरटेंशन, एंजाइना, जहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाती है वहां पर ही हम यूज करते हैं। कार्डिक एरिथमियास बहुत ज्यादा या हाइपरटेंशन जो होगी तो उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर राइज कर देगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हुई है, ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है, सिंपैथेटिक जो डिवीजन है वो एक्टिवेट हुई है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स होंगी ये हाइपरटेंशन में कम करेंगी उसको, इसलिए इनका इफेक्ट होगा। कार्डिक एरिथमियास को कम करेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम ने कार्डिक एरिथमियास बढ़ा दी, कार्डिक आउटपुट बढ़ा दी, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। और सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स भी यही करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, कार्डिक आउटपुट ज्यादा करेंगे और हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स होंगी वो इसके ऑपोजिट, हार्ट रेट कम करेंगी, ब्लड प्रेशर कम करेंगी और कार्डिक आउटपुट कम करेंगी, एंजाइना में यूज होंगी। साइड इफेक्ट्स इसके ये कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कर सकता है, ब्रोंकियोस्पैज्म कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया, यानी बहुत कम ही ड्रॉप, बिल्कुल ब्लड प्रेशर को कम कर दिया तो ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया। जो सिंपैथेटिक ड्रग्स थी, जो सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स थी, वो टैकीकार्डिया करती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करती हैं लाइक सिंपैथेटिक सिस्टम। लेकिन जो सिंपैथेटोलाइटिक होती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करती है, वो ब्रेडिकार्डिया करती है। अब नॉन सेलेक्टिव है इक्वल इनहिबिटरी इफेक्ट। अब नॉन सेलेक्टिव दोनों बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगा। ड्रग है लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू लॉट्स ऑफ अल्फा बीटा रिसेप्टर साइट थ्रू द बॉडी। हमारे बॉडी में अल्फा बीटा रिसेप्टर्स हर जगह है। यूज विद कॉशियस ऑन क्लाइंट्स विद कार्डिक फेलियर और एस्मा पेशेंट्स में ये ख्याल से इस्तेमाल करनी चाहिए। सेलेक्टिव बीटा 1 हेल्पफुल इन एस्थमा क्लाइंट्स। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा था, डायलेशन कर रहे थे ये देखे, ये लंग की, अगर ये पैरासिम्पैथेटिक बताया कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होगा, डायलेशन होगी ब्रोंक्यूल्स वगैरह के और स्क्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, एड्रिनर्जी ब्लॉकिंग एजेंट्स, इंडिराल, प्रोप्रानोल, इंड्राल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर यूज करते हैं, नॉन सिलेक्टिव है, इसका दोनों पर इफेक्ट होता है, बीटा 1 बीटा 2, बीटा ब्लॉकर है, ब्लॉक करती है बीटा को। यूज इन एंजाइना, जब एरिथमियास, डिसएरिथमियास, हाइपरटेंशन, मिग्रेन, और ये किसमें एस्मा, हार्ट ब्लॉक फर्स्ट डिग्री। मिडीप्रेस ब्लॉकर ये यूज करते हैं बाय टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में। साइड इफेक्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करेगा। जितने भी है क्या साइड इफेक्ट एक ही जैसे होंगे। जो सिंपैथेटोलाइटिक है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, और जो सिंपैथेटोलाइटिक होंगे वो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को।
तो हाइपोटेंशन कर सकता है ये। इसके अलावा टेनॉर्मिन बहुत कॉमनली यूज होती है, टेनॉर्मिन, एटिनोलोल, नोट्रिसोर, बीटा 1 सिलेक्टिव है, ये बीटा 1 पर एक्ट करती है। इंड्राल जो थी नॉन सिलेक्टिव थी, दोनों पर एक्ट कर रही थी। और जो टिडोर्बिन है ये बीटा 1 पर खास एक्ट करती है सिर्फ। कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक्स। कोलिनर्जिक्स कौन सी होगी? जो पैरासिम्पैथेटिक होंगी, एंड एंटी कोलिनर्जिक जो पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट को एंटागोनाइज करेंगी, उनके इफेक्ट को ब्लॉक करेंगी, वो एंटी कोलिनर्जिक होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? असल में मुझे लग रहा है ये जो स्लाइड्स है ना, ये सीक्वेंस वाइज दी है, ठीक है। जब मैं ये आपको भेजूंगी ना, इसको जरा ठीक करके सीक्वेंस वाइज करूंगी। पहले हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, फिर उनकी हमने ड्रग्स पढ़ी, जिनका इफेक्ट सिंपैथेटोमिमेटिक होगा। पॉजिटिव इफेक्ट होगा सिंपैथेटिक डिवीजन पर, तो वो सिंपैथेटोमिमेटिक होगी, यानी वही इफेक्ट है जो सिंपैथेटिक डिवीजन का है, ठीक है। फिर उनकी एंटागोनिस्ट पढ़ लिए, ब्लॉकर्स पढ़ लिए, जिनको सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं, जो कि रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन ना हो। अब ये आगे कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक की ड्रग्स है। कोलिनर्जिक स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विद द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पैरासिम्पैथेटिक है, इसमें एसिटाइलकोलिन वाली बात है। अच्छा, अब दो कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो होते हैं, हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक के तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स थे। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है उनके जो रिसेप्टर्स है उनको कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक दो टाइप्स है उसकी। एक मस्कुलैनिक है जो कि स्टिमुलेट करती है स्मूथ मसल्स को एंड स्लो डाउन करती है हार्ट रेट को, और दूसरे रिसेप्टर्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स अफेक्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स को। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो पैरासिम्पैथेटिक के है वो दो है, एक मस्कुलैनिक रिसेप्टर्स है, दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स है। नॉन सिलेक्टिव एंड अफेक्ट बोथ रिसेप्टर्स। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगी उसका अफेक्ट दोनों रिसेप्टर्स पर हो सकता है। सब अफेक्ट्स ओनली द मस्कुलैनिक रिसेप्टर्स एंड नॉट द, कुछ ऐसे हैं जो कि मस्कुलैनिक, कुछ ड्रग्स ऐसी है जो मस्कुलैनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगी, निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, लेकिन कुछ जो है उनका दोनों पर इफेक्ट होगा, दोनों रिसेप्टर्स पर इफेक्ट होगा। अब ये कोलिनर्जिक एजेंट्स, ये वही बताया है, डायरेक्टली एक्टिव ड्रग्स होगी, इनडायरेक्टली एक्टिव ड्रग्स होगी। डायरेक्टली एक्टिव ड्रग्स होगी कि एक्ट ऑन द रिसेप्टर टू एक्टिवेट अ टिश्यू रिस्पांस। Indirectly active होगी, inhibit the action of the enzyme choline esterase, acetylcholine esterase. Major uses इसके क्या हो गया? Stimulate bladder and GI tone। ये कोलिनर्जिक है तो इनकी वही एक्टिविटी होगी जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की थी। जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट होता है, यूरिनेशन होती है, ब्लैडर स्टिमुलेट होता है, जीआईटी टोन डाइजेशन होती है, प्यूपल कंस्ट्रिक्शन होती है, मियोसिस, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो ये वही काम करेंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कर रही है। इनको पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक भी कहते हैं। जैसे सिम्पैथेटिक जो थी ड्रग्स जिनका एक्शन वही था जो सिम्पैथेटिक डिवीजन का था, उनको सिम्पैथेटोमिमेटिक कहते थे। इसी तरह पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स होती है। इसमें एग्जांपल दी हुई है बेथिनाकॉल, ठीक है। ये सिलेक्टिव जो मस्कुलैनिक रिसेप्टर्स, मिमिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। नेचुरली जो एसिटाइलकोलिन प्रोडक्शन हो रही थी उसी की तरह का इसका एक्शन होगा। ये यूरिनरी डिटेंशन के लिए यूज होती है। Take on empty stomach, on an empty stomach due to increased peristalsis। जाहिर है जितनी पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स होगी उनका एक्शन पैरासिम्पैथेटिक लाइक होगा,
तो वो पेरिस्टालसिस करेगी, वहां पर डाइजेशन करेगी। तो एक को हम एम्प्टी स्टमक की ड्रग्स को लेते हैं, वरना डाइजेशन पेरिस्टालसिस ब्लूबेरी ज्यादा कर देती है। never give intravascularly और intravenously, बड़ा सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। हाइपोटेंशन करती है ना पैरासिम्पैथेटिक जो होती है ड्रग्स, वो हाइपोटेंशन करती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करती है, कार्डियक एरिथमियास कम करती है, तो वो फिर पेशेंट जो हाइपोटेंशन शॉक वगैरह में चला जाएगा। इसकी एग्जांपल है पाइलोकार्पिन, ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक लाइक एक्टिविटी इनकी। ये जब ग्लाइकोमा के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर राइज कर जाता है आंख के अंदर, तो पाइलोकार्पिन देंगे। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ये थी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ कर रहा था यहाँ पर, ये आईवी ग्लैंड के अंदर जो था ये क्या करते इंक्रीज कर रहा था, स्लाइवा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब स्लाइवा नहीं प्रोड्यूस होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी, तो वहां पर ये ट्रीटमेंट के तौर पर इस ड्रग को दे देंगे, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग पाइलोकार्पिन को। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग, अब जो एंटी कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग है, जैसे हमने पढ़ा सिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स है, इसी तरह पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स है। पैरासिम्पैथेटोलाइटिक का नेगेटिव इफेक्ट होगा पैरासिम्पैथेटिक पर। Drugs that inhibit the action of acetylcholine receptors affect the heart, respiratory tract, GI tract, bladder, eyes, and endocrine gland. Allow the sympathetic nervous system to dominate. पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो कब हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स या एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स जिन्हें कहेंगे, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करे और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ज्यादा कर दे। एंटीकोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स हैव ऑपोजिट इफेक्ट्स। कोलिनर्जिक वो थी जो पैरासिम्पैथेटिक लाइक एक्शन था, ठीक है, जिसके अंदर पाइलोकार्पिन थी। अब है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इनका आपस में ऑपोजिट इफेक्ट है। मेजर रिस्पॉन्सेज के डिक्रीज इन जीआईटी मोर्टेलिटी, डिक्रीज इन सलाइवा, डायलेशन ऑफ द पिंपल, इंक्रीज द पल्स रेट। ठीक है, ये वो सारी एक्टिविटी करेंगे जो सिंपैथेटिक सिस्टम की होती है, उसको डोमिनेट करेंगे सिंपैथेटिक डिवीजन को। अभी तक सब कुछ क्लियर हुआ है या कुछ समझ आया हो? ठीक है, अब ये एंटीकोलिनर्जिक यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रही है, ज्यादा कर रही है एंटीकोलिनर्जिक, कम कर रही है। कम करी है और सिंपैथेटिक कर रही है। अच्छा टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ टाइम गलत आ रहा है, 6:20 दे रहे हैं मैम 10:20 हो गया है। 10:40 हो गए। 10:20। अच्छा, अभी क्या है यूजेस, अच्छा इसकी एंटीकोलिनर्जिक यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करेगा, तो इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल एट्रोपिन है, एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, अब ये कब यूज जो एंटीकोलिनर्जिक होगी वो यूज की जाती है जब ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, जीआई यूरिनरी एंटीस्पास्मेटिक। साइड इफेक्ट्स इतने क्या, ड्राइनेस ऑफ माउथ करेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या थी कि स्लाइवा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। तो एंटीकोलिनर्जिक यानी उसके ऑपोजिट तो पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स होगी, वो ड्राइनेस कर देगी। जैसे सिम्पैथेटिक की जो एक्टिविटी जो सिम्पैथेटिक कर रहा था वो पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स करेगी। एट्रोपिन जो है ये इनहिबिट करेगी एसिटाइलकोलिन एंटी मस्कुरेलिक एजेंट्स, ब्लॉक वेगल इफेक्ट्स ऑन एसएन नोड्स, एसए एंड एबी नोड्स जो हार्ट के ऊपर होते हैं, इंक्रीज कंडक्शन एंड इंक्रीज हार्ट रेट। अब ये जाहिर है ये उसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करेगी, सिंपैथेटिक को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। सिंपैथेटिक डिवीजन की एक्टिविटी क्या थी कि वो इंक्रीज कर रही थी हार्ट रेट, तो ये एट्रोपिन जो उसका साथ जो है इंक्रीज करेगी बीच के हार्ट रेट को। ब्रेडिकार्डिया में देंगे, जब हार्ट रेट डिक्रीज हो गया है, ब्रेडिकार्डिया हो गया है, तो उसमें ये देंगे।
एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक, जब आपने ऐसी ड्रग्स ले ली है जो कि पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट कर दिया है, बहुत ओवरडोज ले लिया, तो उसके अंदर ये एट्रोपिन यूज करेंगे ताकि उसके इफेक्ट को कम कर दे। पेप्टिक अल्सर डिजीजेस रिड्यूस लाइवेशन एंड ब्रोंकियल सिक्रीशंस। साइड इफेक्ट्स मोस्ट फ्रीक्वेंट ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस माउथ की कर देती है, ब्लड एडिशन करेगी, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन करेगी। अच्छा, अब वेंटाइल ये जो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, इसके भी सारे वही इफेक्ट्स हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ऑलमोस्ट सारे वही इफेक्ट है, दो एग्जांपल्स दी हैं। हेयर मोर्टेलिटी डिक्रीज करेगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम देंगे, इसका इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन कर देगी, यूरिनरी रिटेंशन कर देगी, ड्राइनेस ऑफ द माउथ कर देगी। ये दोनों सेम इनके इफेक्ट है, सिमिलर इनके साइड इफेक्ट्स हैं। आप सिर्फ रखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें जिनका पॉजिटिव इफेक्ट होगा ड्रग्स का उनको सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं, और जिनका नेगेटिव इफेक्ट होगा उनको सिंपैथेटोलिटिक ड्रग्स कहते हैं। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक में लाइक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के तरह जो इफेक्ट होगा पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स होगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कम करेगी और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी तो वो पैरासिम्पैथेटोलिटिक ड्रग्स होती हैं। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है ये इफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बेनिफिट पीपल प्रोन टू मोशन सिकनेस, उसमें यूज हो रहा है। तो पोलाबाइड पैच ये आप देते हैं, एंटी हिस्टामिन पैच है फॉर मोशन सिकनेस। टॉपिकल स्किन पैच बिहाइंड द ईयर देंगे, और इसके यूजेस ये देख लें, ये क्रूजिंग ऑन वाटर, फ्लाइंग, कार सिकनेस, मोशन सिकनेस में देते हैं। साइड इफेक्ट्स ड्राइनेस ऑफ द माउथ, विजुअल डिस्टर्बेंसेस कर देगी, प्यूपल डायलेशन। ये मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे होते हैं और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो इसके फाइबर्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के लॉन्ग प्री सिंपैथेटिक फाइबर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, पैरासिम्पैथेटिक के लॉन्ग होंगे, और जो इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो शॉर्ट होंगे। और यहाँ पर दोनों जो है प्री गैंग्लियोनिक का दोनों एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स है कि उसके पास अफेक्टेड ऑर्गन जहाँ उसको अफेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये एड्रिनलिन जाकर लगेगा, ये एड्रिनल न्यूरोट्रांसमीटर एड्रिनलिन लेकर आएगा, नॉरएड्रिनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन। जो एड्रिनलिन होता है उसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉन एड्रिनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन के लिए कैटाकोलामाइड्स लफ्ज भी यूज होता है। ऑटोनॉमिक इनर्वेशन irrespective of whether it belongs to the parasympathetic or the sympathetic nervous system, consists of a bilydatic preganglionic fibers which form a synapse with the cell body of a non-bilydatic second neurotransmitter postganglionic fiber. ये जो होते हैं इस पे bilydatic sheet होगी, इसके गेट कोई शीट नहीं होगी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो। The synapse is defined as the structure formed by the close opposition of neurons either with another neuron or with affected cells. अच्छा, अब here the sympathetic की बात की है कि it has almost opposite function with parasympathetic nerve stimulation and it is usually associated with aerosol or in emergency situation. For example, prepare the body for fight or flight. या फाइट कर लेंगे emergency situation में, अगर आपने देखा है कि डॉग ही छोटा सा है तो उसको भगा देंगे, फाइट करेंगे उससे, या फिर आप फ्लाइट कर देंगे वहां से भाग जाएंगे, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक डिवीजन है जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के ऑपोजिट काम करेगा। To understand autonomic nervous system pharmacology, it is very important to know how the system works and clearly identify the mechanism behind its function, that is nerve transmission. There are two important neurotransmitters, adrenaline and noradrenaline in sympathetic system, और दूसरा acetylcholine है जो पैरासिम्पैथेटिक है।
There are acetylcholine and noradrenaline. Acetylcholine पैरासिम्पैथेटिक है, शुरू में तो दोनों प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में रिलीज होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, जो सिम्पैथेटिक होगा उसमें एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर, तो इसलिए वहां पर जो है नॉरएड्रेनालिन प्रोड्यूस होगा, ये नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होगा। There are acetylcholine and noradrenaline. Norepinephrine acetylcholine is a neurotransmitter which is released after stimulation of the parasympathetic nervous system. Target organ पर जो affect करेगा वो acetylcholine affect करेगा। Parasympathetic nerve. The process of neurotransmitters involve passage of an impulse across a segment. Acetylcholine is synthesized in the cytoplasm of nerve fiber from acetyl coenzyme A and choline through the catalytic action of enzyme choline acetyl transferase. इसमें होता ये है कि पहले कोलीन और एसिटाइलिन ये दोनों आएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेज और उसके बाद फिर ये दोनों बाइंड कर जाएंगे और एसिटाइल कोलीन बना देंगे। Once synthesized, it is transported from the cytoplasm into vesicles to be stored. अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो है कोलीन और एसिटाइलिन ये दोनों आकर एसिटाइल कोलीन बनाएंगे, इसके साथ सोडियम आयन भी आ रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टोरेज फॉर्म इसकी वेसिकल बना दी है, फिर ये वेसिकल जो होगी ये रिलीज होगी, ये एसिटाइल कोलीन रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम होगा यहाँ पर, जो फिर दोबारा से इसकी ब्रेकडाउन करेगा इनटू दोबारा से उसी में कोलीन और एसिटाइलिन। ये एस्ट्रेज एंजाइम है, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम जो दोबारा से इसकी करेगा और ये दोबारा रीयूज हो जाएगा। पहले जो कोलीन और एसिटाइलिन मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पर इन्होंने स्टोरेज फॉर्म में वेसिकल बना लिया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर नीचे आएगा, यहाँ पर जो है ये आपका जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी एक अगर मसल है तो यहाँ पर न्यूरॉन और मसल के दरमियान न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पर ये रिसेप्टर है जहाँ पर एसिटाइलकोलिन आकर बाइंड करेगा और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो इसकी ब्रेकडाउन कर देता है, कुछ बाइंड कर देगा और कुछ की ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो फिर री यूज हो जाएगा, डी अपटेक हो जाएगी। यहाँ तक समझ आइए सबको? Yes, ma'am. एग्जाम्पल है बैक्टीरिया ग्रेविस। बैक्टीरिया ग्रेविस जो होता है उसमें क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल फटीग हो जाती है, मसल इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं तो वो सारे मसल्स बॉडी के वीक हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर अब ये होता है, उसमें क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज होती है कि एंटीबॉडीज बच जाती है, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज है या हमारी बॉडी में जो नॉर्मल काम हो रहे हैं उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज, हमारा बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनको इंटरप्रीट कर लेता है कि ये हमारी जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनको इंटरप्रीट कर लेता है कि तो बाहर से फॉरेन आए हुए, उनको गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है इम्यून सिस्टम को, तो वो एंटीबॉडीज बना देता है। तो जो मैस्टीनिया ग्रेविस होता है उसमें क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाता, वहां पर जाके क्या एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हो रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है और वो एंटीबॉडीज जाकर बाइंड कर जाती है रिसेप्टर के साथ, तो एसिटाइलकोलिन जो है वो पड़ा रहता है और मसल जो है वो जो इम्पल्स नर्व इम्पल्स है वो मसल तक की जा रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ही एसिटाइलकोलिन पड़ा रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जगह रिसेप्टर की जगह जो है वो एंटीबॉडी आकर लगती है उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये माइस्थीनिया ग्रेविस होता है और बहुत एक एक्टर है जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस है, कोई जानते कौन है? ये No, जो ma'am. इंडिया अमिताभ बच्चन, माइस्थीनिया ग्रेविस इसको है, मसल वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ जाकर
बाइंड नहीं कर सकता, एसिटाइलकोलिन वही रह जाएगा और उसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो गलत इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा जो जाकर रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन की लग जाएगी। ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल रीचेस द टर्मिनल एज द लेटर अंडरगो स्टिमुलेशन एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्सिस, यहाँ से यहाँ आ गया इसलिए, ठीक है। आफ्टर रिलीज फ्रॉम द प्री-साइनेप्टिक टर्मिनल द मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट एन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर्स है तो एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहेंगे। फाइनली इट इज हाइड्रोलाइज्ड, यहाँ पर दोबारा से हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है कोलिन और एसिटाइलिन में। Choline and acetate by acetylcholine esterase enzyme, and therefore the action of the transmitter is terminated. यहाँ पर जितना बाइंड हो जाएगा बस बाइंड हो जाएगा, उसके बाद उसकी एसीटेट है, एसीटेट और कोलिन में वो दोबारा बाइंड हो जाएगा। Cholinergic receptors are classified to muscarinic receptors and nicotinic receptors. ये जो रिसेप्टर्स है इनको हमने कहा कि पैरासिम्पैथेटिक के दो तरह के हैं, ठीक है, या मस्कुरेनिक है या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर्स है। The response of most autonomic effector cells in the peripheral visceral organ is typically, ज्यादातर जो है वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, यानी रिस्पांस ज्यादातर ड्रग्स जो है वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पर रिस्पांस करती है। The response is parasympathetic and sympathetic ganglion as well as the response of skeletal muscle. Skeletal muscles के अंदर जो है निकोटिनिक एक्टिविटी होगी। The effect of parasympathetic nervous system activity in an organ may be produced either by stimulation of parasympathetic nerve fibers supplying the organ or by application of acetylcholine. अब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या तो खुद ही एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर हम कोई ऐसी ड्रग्स दे रहे हैं जो एसिटाइलकोलिन जैसा इफेक्ट करेगा, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स। इन्हीं ड्रग्स को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहेंगे, इन्हीं को हम पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स भी कहेंगे, इन्हीं को हम पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट भी कहेंगे। अब नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन की बात आ गई जो सिंपैथेटिक सिस्टम है। Noradrenaline is the neurotransmitter released by the postganglionic sympathetic nerves to elicit its effect on affected cells. The postganglionic sympathetic fibers are called the noradrenergic or adrenergic. Sympathetic nerve activity may be demonstrated by sympathetic nerve stimulation or by application of noradrenaline or adrenaline. ठीक है, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से थे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सिंपैथेटिक के, और पैरासिम्पैथेटिक के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स थे। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से थे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन जिसे कहते हैं वो रिलीज करते हैं। लेकिन अगर यही फाइबर्स डायरेक्टली अगर आपको यहाँ तक नजर आ रहा हो तो अगर ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स डायरेक्टली कहा जाएगा एड्रिनल ग्लैंड पर, किडनी के एड्रिनल मेडुल्ला से ये एपिनेफ्रिन रिलीज करवाते हैं, इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का दखल नहीं होता, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर जाकर वहां पर एड्रेनालिन जो नॉरएपिनेफ्रिन वो रिलीज करवा रहे थे, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम में एक फाइबर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स डायरेक्टली जो है एड्रिनल मेडुल्ला तक जाते हैं और वहां पर जो है वो क्या रिलीज करवाते हैं, एपिनेफ्रिन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी करेगा। ये बात समझ आई किसी को? यानी कि सिंपैथेटिक जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसमें जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे ये वाले, ये जाकर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर न्यूरोएपिनेफ्रिन को बाइंड करवा रहे थे, नॉरएपिनेफ्रिन को,
लेकिन अगर यही प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है अगर डायरेक्टली मेडुल्ला तक जाएंगे, एड्रीनल मेडुल्ला तक, तो वहां पर एपिनेफ्रिन ब्लड में रिलीज करवाएंगे और फिर ब्लड जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को जाएगा एपिनेफ्रिन के। अगर एड्रीनल मेडुल्ला जो है वो डायरेक्टली क्या रिलीज करता है, वो एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। Sympathetic nerve activity may be demonstrated by sympathetic nerve stimulation or by application of noradrenaline or adrenaline or other sympathomimetic antinergic activity, except in the case of sweat glands and blood vessels to skeletal muscles where acetylcholine is released as a neurotransmitter. लेकिन ये एक्सेप्शंस आ गई, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, इनमें सिंपैथेटिक सिस्टम क्या एक्टिवेट करना है, एसिटाइलकोलिन इंस्टेड ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। Adrenergic neurotransmitters synthesize noradrenaline stored in the vesicles and release in its affected organ. ये जैसे ये release हो रहा है. After release to receptor side, noradrenaline produce its effects. यहाँ पे जब ये release होगा, तो noradrenaline या norepinephrine अपना effect produce करेंगे. अच्छा, ये तो जो है post ganglionic fiber बता रहे हैं कितना effect produce कर रहे हैं. लेकिन अगर ये किडनी में मेडुल्ला में जाएगी तो वहां पर एड्रेनालिन ब्लड के अंदर रिलीज होगा और फिर वो एड्रेनालिन इफेक्ट शो करेगा सिंपैथेटिक डिवीजन वाला। अच्छा, कोई साहब अभी आप लोगों ने बता रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पैरासिम्पैथोमिमेटिक, इंजिराल, बेथनिकॉल, फिनॉर्मिन और मिनीप्रेस। बेथनिकॉल। ये बाकी जो इंड्राल मैंने आपको कहा था ये नॉन सिलेक्टिव है, बीटा 1 बीटा 2 पर इसका इफेक्ट था। रिटोडॉर्बिट भी ये सिंपैथेटिक ड्रग्स है ये सारी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, which of the following conserve energy and stimulate digestion, sympathetic और parasympathetic activity? पैरासिम्पैथेटिक मैम। हाँ, बीटा इसका और सोमैटिक क्या करता है? वो मैम कंस्ट्रिक्ट कर देता है। सोमैटिक जो है उसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जब भागना होता है, वॉलंटरी जो हमारे अंदर हमारी मर्जी से होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई नहीं है। अच्छा, इंड्राल इज अल्फा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सिलेक्टिव, ये दोनों पर एक्ट करता है, कोई सिलेक्टिव नहीं है खास एक। अल्फा 1 एगोनिस्ट भी ठीक होगा। अल्फा 1 की ये इंड्राल जो नॉन सिलेक्टिव है, शुरू की स्लाइड में लिखा हुआ है। So which of the following is the function of beta 3? लाइपोलाइसिस। लिपिड्स की फैटी, क्योंकि उस वक्त जब हमने भागना होता है एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी के लिए ग्लिसरॉल्स, फैटी जो होते हैं ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स, उसमें उसको ब्रेक डाउन करेगा ताकि वो जो ग्लिसरॉल्स बनेंगे वो ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है वो भी ग्लूकोज बनाता है, लिपिड्स का ब्रेक डाउन होता है वो भी ग्लूकोज बनाता है। और दूसरा वो वैसे जो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन कर, यूटिलाइज किस में होती है एनर्जी, सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक में? सिंपैथेटिक में। यही तक बस। अच्छा, ये बात आपको समझ, बस सिंपली आप ये बात समझ लें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस जो डिवीजन है उसके फाइबर्स डायरेक्टली अगर किडनी के एड्रीनल ग्लैंड पर जाए, किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है, उसके अंदर वाले पोर्शन को एड्रीनल मेडुल्ला कहते हैं। तो अगर सिंपैथेटिक फाइबर्स डायरेक्टली एड्रीनल मेडुल्ला तक जाते हैं और वहां पर एड्रीनलिन रिलीज करवाते हैं। ठीक है,
पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक के, वो आपका नॉर एपिडेफ्रिन रिलीज करवा रहे हैं अफेक्टेड ऑर्गन के ऊपर जाकर। लेकिन अगर एड्रिनल मेडुल्ला के ऊपर जाएंगे फाइबर्स तो वो डायरेक्टली एड्रिनल लीड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनल लीड ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो थोड़ी सी मैं पिक्चर्स और लगा दूंगी ताकि जरा क्लियर समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं थर्सडे को मैं नहीं आ रही। थर्सडे को या तो दो ऑप्शन है, या तो एक क्लास एक्स्ट्रा ले लीजिए क्योंकि थर्सडे को मुझे बहुत जरूरी जाना है कहीं, या फिर ये हो जाए कि थर्सडे को आप लोग मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूँ, वो आप सुन लो उस लेक्चर की। मैम हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे मैम। यस मैम, रिकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा। और दूसरा एक और आपको असाइनमेंट बना रही है, बिफोर मिड टर्म या सबमिट करवा दीजिएगा। अभी बहुत टाइम है, 14 जून से हो गया मिड टर्म। आपके मिड टर्म 14 जून से ना? यस मैम, 14 जून से। उसके बिफोर आप 10 या 7 जून तक या 10 जून तक आप टाइम ले कंप्लीट कर ओके लेंगे। मैम। मैम और जिन स्टूडेंट्स मैम जो क्विज वाला जो प्रॉब्लम था उसका क्या करना है? क्विज का ये कहता है कि वो क्विज तो दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने मुझे आंसर्स भेज दिए उसके फिर मैं 5% वो मार्क्स लगा दूंगी। ओके मैम, बहुत ज्यादा ठीक है। तो पहला पार्ट आप लोगों का हो चुका है, जो मतलब जितने पढ़ाए थे। अब एक टेस्ट छोटा सा मैं चाह रही हूँ हो जाए ताकि मिड टर्म के लिए आपको इतना ना पढ़ना पड़े। आप खुद मिड टर्म से पहले पहले उसकी डेट दे दें। उसमें ये मैम सारे असाइनमेंट्स के टॉपिक्स बता दें। टॉपिक्स जितने अब तक आज तक पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक दोनों जितना पढ़ा है वो सारा कुछ इन्वॉल्व होगा उसमें, लेकिन वो शुरू वाले नहीं होंगे जो हो चुके हैं। इसमें वो साइलेंट इफेक्ट और वो सारा उसमें आएगा। आप मुझे डेट ये बता रही हैं जो असाइनमेंट्स बनानी है उसके लिए टॉपिक्स बताए हैं आपने। ये टेस्ट एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, 10 मार्क्स का, सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट। मैम ये कब होगा? ये उन स्टूडेंट का जिनका पहला क्विज ठीक नहीं हुआ था, या सब देंगे? सबके लिए होगा। पहला क्वेश्चन जितना ठीक होगा उसको मार्क्स लगा दूंगी, ये आंसर्स भी। तो मैम अभी आपने कोई असाइनमेंट दी है? एक तो आपको असाइनमेंट दी है ना, जो आपने या तो आफ्टर मिड टर्म आप जमा करवाते हैं, ठीक है, आफ्टर मिड टर्म आप जमा करवाते हैं। एक आप टेस्ट दे दो ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। मैम जिन बच्चों ने सेंड किए थे उनका क्या सीन है? जिन्होंने क्या नहीं किया? मैम जिन लोगों ने आपको जवाब सेंड ही नहीं किए, मतलब कि मैंने आपको जवाब सेंड नहीं किए थे, आपने कहा था कि बाद में मैं बता दूंगी, तो मैंने आपको जवाब सेंड नहीं किए थे और मैंने 2-3 ही अटेम्प्ट किए थे। रिपोर्ट बनाओगी फिर देखूंगी। जिनका बहुत ज्यादा इशू है उनका एक छोटा सा कोई असाइनमेंट दे दूंगी उनको एक्स्ट्रा, तो क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है, उनका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक स्टूडेंट है हमारे जो मिड टर्म है वो यूनिवर्सिटी में होंगे। क्या चीज? मैम हमारे जो मिड होने हैं वो यूनिवर्सिटी में होने हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि फेस टू फेस सेशन अब 7 जून से खुल रहा है, इसलिए अब आप तैयारी कर लें। मैम ये सेकंड टेस्ट कब होना है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के टेस्ट रखें बिफोर मिड टर्म एग्जाम, और मिड टर्म एग्जाम्स के बाद असाइनमेंट दे दीजिएगा। असाइनमेंट मैं शायद आज या कल में अपलोड कर दूंगी, और मिड टर्म टेस्ट की डेट से पहले आप मुझे टेस्ट देंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, उसकी डेट आप मुझे खुद बता दें। मैम नेक्स्ट वीक में रख लें कोई भी डेट। नेक्स्ट मंडे रख लें मैम। नेक्स्ट मंडे ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मंडे। मैम क्लास शुरू होगी है, जल्दी बता दे क्या बात है। मैम ये जो आपने हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का देना है टेस्ट, इसका सिलेबस हमें बता दें, या ये क्या आज तक जितना आया है, आज तक जितना आया है। मैम ये भी एलएमएस पे होगा हम लोगों का, यानी इसमें पहले 4 लेक्चर्स भी इंक्लूडेड होंगे? अगर फेस टू फेस सेशन नहीं खुला तो एलएमएस के ऊपर होगा, और उस आपके पास आधा घंटा या वो मैं देख लूंगी, टाइम ज्यादा दे दूंगी आपको, ठीक है, आप लिख के सबमिट करवा दीजिएगा, एलएमएस पर ही करवाइएगा। मैम इस वाले लेक्चर नहीं ना इन्वॉल्व?
जी क्विज वाले लेक्चर इंक्लूड नहीं है ना? First 4 lectures. क्विज के अगले वाले इंक्लूडेड है उसमें, शॉर्ट क्वेश्चन। Okay, ma'am. ओके मैम, ठीक है, ओके बाकी वो ग्रुप पे आप मुझे डेट बता दें कि बर्थ की। ओके Okay, मैम। ma'am.